सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे 6 यूनिट के अंतर्गत जो है आपका लास्ट अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट, ये जो है आपकी 6 यूनिट है और जिसका नाम है शिक्षा में शोध। और आज की क्लास में हम इस यूनिट की मतलब इस अध्याय की बात करेंगे 5 अध्याय की। बाकी के अध्याय हमने आपको पढ़ा रखे हैं। फर्स्ट अध्याय शैक्षिक शोध हो गया और जो है सेकंड अध्याय आपका शोध समस्या चर हो गया, परिकल्पना हो गया एवं, ठीक है, और शोध प्रस्तावना हो गया, इसको भी हमने पढ़ाया है। मापन एवं जो है डाटा विश्लेषण पढ़ाया है। और आज की क्लास में हम ये छोटा टॉपिक है, इसको हम आज की क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम मिलेंगे 7 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं ये क्या है, ये मतलब सॉरी ये गुणात्मक शोध क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट, ये गुणात्मक शोध आपका जो है अध्याय है। ठीक है, ये अब पार्ट मतलब ई बोल सकती हो। और शोध गुणात्मक शोध का अर्थ है, इसको हमने पढ़ा रखा है तो इसको थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे और आपको समझ लेना है। ठीक है, अपने आप से, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है। तो गुणात्मक अनुसंधान जिसे गुणात्मक शोध भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनकी शोध रिसर्च। ठीक है, शोध रिसर्च या अनुसंधान किसी व्यक्ति वस्तु घटना के गुणों की विशेषता को ही गुणात्मक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, उन्हीं के जो गुणों की विशेषता होती है उन्हीं को जो गुणात्मक बोला जाता है। ये मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसे मापा नहीं जा सकता है, इसमें लिखा हुआ होगा गुणात्मक डेटा वह डेटा है जो गुण विशेषता या अनुभव का वर्णन करता है, यानी कि अनुभव का वर्णन करता है। संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। मतलब जैसे रंग, आकार, किसी वस्तु का वर्णन। ठीक है, रंग हो गया, आकार हो गया, या किसी चीज़ का वर्णन, किसी वस्तु का स्वाद, इसको आप माप नहीं सकते हैं। ठीक है, स्वाद। गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग व्यक्तियों के अनुभव और दृष्टिकोण और सामाजिक संदर्भों में समझने के लिए किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद देखना है शोध विधियों के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप शोध विधियों के 2 प्रकार, तो 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक वस्तुनिष्ठवाद प्रारूप होता है, घटना संबंधी जांच होता है। तो ये जो है यहाँ पे होता है वस्तुनिष्ठ जांच यानी कि ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी होता है, और एक आपका होता है फेनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी। 2 प्रकार की होती है, यानी शोध विधियों के 2 प्रकार होते हैं। जो एक होता है मेनोफेनोलॉजी, आप मेनोफेनोलॉजी भी बोल सकते हो या लॉजिकल भी बोल सकते हो इंक्वायरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु जाँच क्या होता है। वस्तुनिष्ठ जाँच किसी चीज़ का मूल्यांकन करने, जाँच करने का एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। वस्तुनिष्ठ जाँच का मुख्य उद्देश्य किसी चीज़ की सच्चाई और सटीकता को निर्धारित करता है। वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे अवलोकन हो गया, और बाहरी दुनिया का अवलोकन करते हैं। इसमें जो है बाहरी दुनिया का अवलोकन किया जाता है, और इसमें जो है आंतरिक दुनिया का अंदर की दुनिया का मतलब भीतर के अनुभव का वर्णन किया जाता है, यानी घटना संबंधी जांच में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है घटना संबंधी जांच हो गया, यानी कि फेनोमेनोलॉजिकल। ठीक है, जो अभी हमने बताया आपको, फेनोमेनोलॉजी बोल सकते हैं। व्यक्ति के अनुभव और धारणाओं का माध्यम, यानी धारणाओं के माध्यम से दुनिया को समझने की एक गुणात्मक पद्धति होती है। कहने का मतलब है ये जो होता है व्यक्ति के अनुभव, यानी कि अनुभव और धारणाओं के माध्यम से दुनिया को समझने का जो है एक गुणात्मक जो है पद्धति होता है, शोध होता है। और घटना संबंधी जाँच का लक्ष्य किसी व्यक्ति के अनुभवी धारणाओं और दुनिया को समझने के तरीके को समझना है। गुणात्मक तरीकों का उपयोग जैसे साक्षात्कार हो जाएगा, फोकस समूह हो जाएगा, केस स्टडी हो जाएगा। और ये व्यक्ति के भीतर अनुभवों को जो है वर्णन करते हैं, जो अनुभव यानी कि जैसे समस्या हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। और ये निष्कर्ष के तौर पे है वस्तुनिष्ठ जांच और घटना संबंधी जांच दोनों ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यानी कि जो वस्तुनिष्ठ जांच होता है आपका, ठीक है, और जो ये घटना संबंधी ज्ञान होता है, जांच होता है, ये दोनों ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होती हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपने देखा ये 2 आपको डिफरेंस याद रखना है, यानी कि एक वस्तुनिष्ठवाद प्रारूप यानी कि वस्तुनिष्ठ जांच, और फेनोमेनोलॉजिकल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है वस्तुनिष्ठ जांच हो गया और घटना संबंधी जांच हो गया, यानी कि इसका दूसरा नाम फेनोमेनोलॉजिकल बोलते हैं। और ये डिफरेंस के तौर पे देखना है, वो आपने इससे देखा, डिटेल में देखा। और वस्तुनिष्ठ जांच यानी ऑब्जेक्टिव, ये फेनोमेनोलॉजिकल यहाँ पे लक्ष्य के तौर किसी चीज़ की सच्चाई और सटीकता को निर्धारित करता है। वस्तुनिष्ठ जो होता है ये किसी चीज़ की सच्चाई और सटीकता को निर्धारित करता है। वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना, जैसे अवलोकन हो जाएगा। केंद्र यानी बाहरी दुनिया का पता लगाना होता है। ठीक है, और कोई वैज्ञानिक किसी बीमारी के कारण का पता लगाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके सच्चाई का पता लगाता है इसके अंतर्गत। और घटना संबंधी यानी मेनोफेनोलॉजी के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अनुभवों का धारणाओं को समझना होता है। इसमें किसी चीज़ की सच्चाई का जो है सटीकता का निर्धारण करना होता है। इसमें व्यक्ति के अनुभवों का धारणाओं का जो है अध्ययन करना होता है। गुणात्मक तरीकों का उपयोग करना होता है, जैसे साक्षात्कार हो गया, व्यक्ति के भीतर अनुभव का पता लगाना होता है, जो अनुभव होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे व्यवहार हो गया। और वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक शोधकर्ता, यानी कि जो शोधकर्ता होता है किसी, यानी कि शोधकर्ता किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के अनुभव का वर्णन करने के लिए होता है, यानी कि जो जूझ रहे उनका जो है अनुभव का वर्णन करता है, यानी कि बीमारी का पता लगाता है। ठीक है,
और व्यक्ति अनुभवों को समझने के लिए गुणात्मक तरीकों का उपयोग करता है और दोनों ही ज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त करने के दृष्टिकोण है। अभी हमने आपको बताया, ठीक है। और ये आपका ग्राउंडेड थ्योरी होता है, अभिकल्प, इसको भी याद करना है। जिमिनी मॉडल नाम आप याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी, अभिकल्प, ठीक है। ये यदि नाम आता है तो आपको याद रखना है कि जमीनी सिद्धांत, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी को हिंदी में जमीनी मॉडल, जमीनी सिद्धांत बोलते हैं। ये दूसरा नाम है पद्धति आधारित सिद्धांत, और इसको एक गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन है, यानी कहने का मतलब है ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये एक गुणात्मक अनुसंधान है, डिजाइन है, जो डेटा के माध्यम से सिद्धांत विकसित करने के लिए एक तरीका है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंडेड थ्योरी एक गुणात्मक शोध पद्धति। इस विधि में डेटा का विश्लेषण करके एक सिद्धांत बनाया जाता है, न कि पहले से मौजूद सिद्धांत के आधार पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसे ग्राउंडेड थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत डेटा से उत्पन्न होता है, यानी कि डेटा से उत्पन्न होता है। यह पद्धति पहले डेटा एकत्र करती है, यानी कि ये जो पद्धति होती है ग्राउंडेड थ्योरी, इसमें जो है पहले डेटा एकत्र किया जाता है, फिर उस डेटा का विश्लेषण करके सिद्धांत विकसित किया जाता है। यानी पहले हम डेटा एकत्र करते हैं, उसके बाद सिद्धांत का जो है विकसित करते हैं, सिद्धांत को विकसित किया जाता है। और ये थ्योरी आपकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, विवरणात्मक शोध, यानी कि इसको वर्णनात्मक भी बोला जाता है। विवरणात्मक शोध अभिकल्प, इसको पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं विवरणात्मक शोध अभिकल्प का अर्थ है किसी विषय समस्या का विवरण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना, यानी तथ्यों के आधार पर कोई घटना है, समस्या है, उसको जो है विवरण तथ्यों के आधार पर जो है प्रस्तुत करते हैं। यह शोध का एक ऐसा प्रकार है जो वर्तमान स्थिति का वर्णन करने पर केंद्रित होता है, जिसमें तथ्यों का संकलन, व्याख्या और वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि जो समस्या होती है उसका वर्तमान में जो समस्या है उसी का समाधान किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ये विशेषता देख सकते हैं। यह शोध का उद्देश्य वर्तमान स्थिति का सटीक वर्णन करना, जैसे कि किसी समस्या की आवृत्ति वितरण विशेषताएं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा, किसी शहर में बेरोजगारी की स्थिति का वर्णन करना, ठीक है। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट देखेंगे ये विवरणात्मक की विशेषता एक नज़र में आप देखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वर्तमान स्थिति का वर्णन, तथ्यों का संकलन, व्याख्या, वर्गीकरण और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। उदाहरण के तौर पर किसी शहर में बेरोजगारी की स्थिति का वर्णन किया जाता है। अभी हमने उदाहरण के तौर पर बताया था, ठीक है। किसी विद्यालय में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना हो जाएगा। और ये निर्जाति, इसके बाद आपका ये टॉपिक आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये भी निर्जाति और निर्जाति पद्धति शास्त्र क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यह एक संस्कृति और समाज का अध्ययन है, यानी कि ये जो होता है एक संस्कृति और समाज का अध्ययन है। निर्जाति एक सामाजिक समूह की पहचान करता है, ठीक है। ये एक सामाजिक समूह की पहचान करता है जो कि सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे भाषा, धर्म, राष्ट्रीय रीति रिवाज पर आधारित होता है। उदाहरण भारतीय मूल के अमेरिकी या ईसाई समुदाय। और इसमें जो है निर्जाति पद्धति शास्त्र क्या होता है, एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। यानी कि ये अभी इसमें जो है डिफरेंस बताएंगे जो आपने इसके पहले पढ़ा था। यहाँ पे देख सकते हैं, यह समाज के सदस्यों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले सामान्य ज्ञान तर्क के व्यवहारिक तरीकों का अध्ययन करता है। यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम होते हैं, जो आप करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, उसी के व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है, तरीकों का इसके अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर बातचीत के नियम हो गए, रोजमर्रा के जीवन में भाषा का उपयोग हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, और जो मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये दोनों जो है वर्ड, ये जो है सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। निर्जाति सामाजिक समूहों और उनकी पहचान पर केंद्रित है, जबकि ये जो निर्जाति सामाजिक समूह और उनकी पहचान पर केंद्रित है, ये शब्द जो दिया गया है ये जो है सामाजिक समूह पर केंद्रित है, उनकी पहचान पर। और जबकि निर्जाति पद्धति सामाजिक व्यवहार और सामाजिक मानदंड का अध्ययन करती है। यहाँ पे डिटेल में जो है डिटेल में देख सकते हैं, ये जो दिया गया है निर्जाति वर्ण या निर्जाति पद्धति शास्त्र, जो भी हमने बताया वही चीज़ है, ठीक है। निर्जाति और निर्जाति पद्धति शास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करने के तरीके होते हैं, जो मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए उपयोगी होते हैं। जो भी बताया वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक सामाजिक शोध पद्धति है जो आमतौर पर प्रतिभागियों के बीच रहकर बातचीत करके और उनके व्यवहार को ध्यान से देखकर जानकारी एकत्र करते हैं, यानी कि उन्हीं के साथ रह करके, ठीक है, और जानकारी एकत्र करते हैं। यानी निर्जाति वर्ण एक अध्ययन है जो किसी समुदाय या संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करती है, खासकर उस समुदाय के सदस्यों के दृष्टिकोण से। और यहाँ पे आप देखेंगे ये शोध पद्धति उपयोग, ये सब देख सकती हैं। ये आप देख लीजिएगा शोध पद्धति उपयोग और विशेषताएं। उदाहरण निर्जाति वर्णन के अंतर्गत, ठीक है। यह एक तरह की शोध पद्धति जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किया जा रहे समुदाय के सदस्यों के बीच रहकर उनके साथ बातचीत और उनके जीवन को करीब से देखकर जानकारी एकत्र करता है। यानी कि निर्जाति वर्णन के अंतर्गत जो है उन्हीं के साथ रह करके, यानी जो शोध कर रहा है, शोधकर्ता होता है, उन्हीं के साथ रह करके जहाँ पे उसको शोध करना होता है जिस पॉपुलेशन का, ठीक है, या जहाँ पे, तो उसी का जो है उनके साथ जो रहता है। यानी कि फिर वही जो है भाषा, सामूहिक ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, उसी को जो है अध्ययन करता है। और निर्जाति वर्ण सामाजिक शास्त्र, शिक्षा, व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होता है। कहने का मतलब अभी हमने जो बताया शिक्षा समाजशास्त्र का उदाहरण लिया है, ठीक है। समाज में रह करके उनके जो है अध्ययन करता है। व्यवसाय से संबंधित तो हो सकता है। विशेषताएं लंबी अवधि यानी लंबे समय तक चलती है, जो साथ रह करके, जैसे कि किसी के बारे में, शिक्षा का क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना होता है तो आप जो है जो आप उन्हीं के साथ रहेंगे तभी तो जानकारी जो है हासिल कर पाएंगे। इसी प्रकार से निर्जाति पद्धति जो क्या होता है शास्त्र, यानी एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। ये
तो यहाँ पे देख सकते हैं नामकरण यानी कि हेराल्ड गारफिंगल द्वारा जो है विकसित किया गया। ये जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? हेराल्ड गारफिंगल द्वारा जो है विकसित किया गया है। इसको अच्छे से याद रखना। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? स्टडीज इन यानी कि इथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है। एक समाजशास्त्री उपगम है जो सामाजिक संरचना के बारे में जानने के लिए लोगों के व्यवहार बातचीत का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को समझने की एक पद्धति यानी कि सामाजिक व्यवस्था को समझने की एक पद्धति होती है। यह सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों और व्यवहारों को समझने के लिए उनके उल्लंघन का अध्ययन करके लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर पता लगाता है। इथनो मेथोडोलॉजी लोगों के व्यवहार बातचीत अनुभव का अध्ययन करती है ताकि सामाजिक नियमों को समझा जा सके। ये नियम हो जाएगा। उदाहरण आप देख सकते हैं। व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अचानक कोई व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए रेस्टोरेंट से बाहर चला आता है, यानी कि रेस्टोरेंट में गया, होटल में गया, खाना नहीं खाया, वापस लौट आया। यह रेस्टोरेंट के नियमों के उल्लंघन होता है, ठीक है, कि कुछ खाया नहीं, कैसे चला गया। इथनो मेथोडोलॉजी इस उल्लंघन का अध्ययन करके एक रेस्टोरेंट के नियमों, लोगों की प्रतिक्रियाओं और सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है कि क्यों नहीं खाया, क्यों वापस चला आया वहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में शोध करता है। और ये दो शब्द हमने आपको यही अभी बताए थे, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं फेनोमेनोलॉजिकल, यानी कि फेनोमेनोलॉजिकल जो आपका घटना संबंधी विज्ञान है, यानी कि इसको आप घटना संबंधी जांच कह सकते हैं, यानी कि फेनोमेनोलॉजिकल या लॉजिक कह सकते हैं, इंक्वायरी या जो है विज्ञान कह सकते हैं, घटना संबंधी या घटना विज्ञान। और ये इथनो मेथोडोलॉजी जो होता है ये निर्जाति पद्धति शास्त्र होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है इथनो मेथोडोलॉजी। ये दोनों आपके अलग अलग वर्ड हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इथनो मेथोडोलॉजी जो है ये आपका जो याद रखना है समाज से संबंधित होता है, ये अनुभव से संबंधित होता है, ठीक है, व्यक्ति की, यानी कि ये व्यक्ति के अनुभव से संबंधित है, घटना संबंधित। तो आपको अच्छे से याद रखना है, किसी व्यक्ति के अनुभव और धारणाओं को समझना है, यानी कि इसमें बोला गया है व्यक्ति के अनुभव और धारणाओं को समझना होता है। और इसमें बोला गया है व्यक्ति के समुदाय, यानी कि व्यक्ति के समुदाय या संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। कहने का मतलब है जो जहाँ रह रहा है उसी की संस्कृति, यानी कि पर्सन के जो है समुदाय या संस्कृति की विशेषताएं जो होती हैं, संस्कृति, उनका वर्णन किया जाता है। तो ये निर्जाति, ठीक है, प्रकृति से संबंधित होता है, ठीक है। निर्जाति शब्द आप प्रकृति से संबंधित से आप याद रखिएगा। और इसके व्यक्ति किसी घटना को कैसे अनुभव करता है, ये उदाहरण हो जाएगा। व्यक्ति किसी घटना को कैसे अनुभव करता है, इसमें रोजमर्रा के जो है जीवन में भाषा का प्रयोग, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट इसको। और इतना याद रखना है कि ये फेनोमेनोलॉजिकल यानी लॉजी जो होता है घटना से संबंधित होता है, यानी व्यक्ति के अनुभव धारणाओं से संबंधित होता है। ये जो होता है ये निर्जाति पद्धति शास्त्र इसको बोलते हैं। ये जो है आपका होता है संस्कृत और विशेषताओं का वर्णन करता है, यानी समुदाय के, ठीक है, समुदाय या संस्कृति की विशेषताएं। कहने का मतलब है कोई संस्कृति है, ठीक है, उसकी जो है विशेषताओं का, या कोई समुदाय है उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। और केस स्टडी, ये भी आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। केस मतलब केस स्टडी, ठीक है, व्यक्ति अध्ययन भी बोल सकते हैं, या जो है केस अध्ययन या केस स्टडी, या बोल सकते हैं व्यक्ति अध्ययन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक लीप ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है आप सभी स्टूडेंट को, ये जो है ये नाम, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, नहीं सामाजिक शोध अध्ययन में किया है, यानी कि कहने का मतलब है कि केस स्टडी या फिर केस अध्ययन या व्यक्ति अध्ययन बोल सकते हैं, या और केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रेडरिक लीप ने किया है सामाजिक शोध के अध्ययन में, ठीक है। केस स्टडी एक व्यक्ति समूह घटना का गहन अध्ययन है, यानी कि कहने का मतलब है केस स्टडी मतलब क्या होता है, किस पर किया जाता है, तो केस स्टडी जो है व्यक्ति पर किया जा सकता है, किसी समूह पर या घटना पर किया जा सकता है, ठीक है। गहन अध्ययन, एक केस स्टडी में किसी भी घटना या व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आपको लर्न करना है अच्छे से इसको, ठीक है। इतना ये कहने का मतलब है, ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी में किसी भी घटना या व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति है मतलब खास व्यक्ति कोई है, किसी घटना है कोई, तो उसका सूक्ष्म मतलब अध्ययन किया जाता है, बारीकी से अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। एजुकेशन बिजनेस कानून, जैसे कहने का मतलब है जो एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में आप अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो सूक्ष्म अध्ययन करेंगे बारीकी से, उसके व्यवहार का पूरा पता लगाएंगे। इत्यादि कानून, मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों में स्टडी की जाती है। परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं, केस स्टडी विधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन और वातावरण अध्ययन, या जो है व्यक्ति के संबंधी समस्याओं एवं परिस्थितियों का जो है अध्ययन किया जाता है। उपयोग क्या होता है, केस स्टडी जो होता है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान में, नैदानिक में, व्यावसायिक में, शोध में, नए सिद्धांतों का विकास करने में, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करता है। एक विस्तृत जो है और गहराई से जांच है जो किसी विशिष्ट घटना या व्यक्ति समूह या संगठन के बारे में होता है, वही है जो अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। ये आपका जो है इसमें लास्ट जो है हेडिंग है, ठीक है। तो मिश्रित पद्धति अभिकल्प होता है, ये क्या होता है इसके बारे में जान सकते हैं। ये होता है मिश्रित पद्धति अभिकल्प का मतलब है एक शोध अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत जो है दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक। इसका मतलब है कि एक ही अध्ययन में, यानी कि एक ही अध्ययन में आंकड़ों का जो है विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन करने के लिए दोनों प्रकार के डेटा को इकट्ठा करना और उनका उपयोग करना। मिश्रित में दोनों प्रकार के जो है डेटा को एकत्र किया जाता है।
मात्रात्मक शोध यह आंकड़ों पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य एक जो है विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देना होता है। यह संख्यात्मक होता है, किसी अवधारणा या सिद्धांत को सत्यापित करता है। गुणात्मक आप जानते हैं, अभी पढ़ा है। यह लोगों के विचारों, अनुभव, दृष्टिकोणों को समझने पर केंद्रित होता है। मिश्रित, ये दोनों का जो है मिश्रण होता है। दोनों प्रकार के डेटा को एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो, ठीक है। और यहाँ पे जो परिकल्पना है इसके बारे में हमने पढ़ा रखा है शॉर्ट वीडियो में, इसको आप देख लीजिएगा। परिकल्पना क्या होता है? परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन होता है। और मतलब यहाँ पे दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन। तो चर क्या होता है? किसी वस्तु या घटना के उन गुणों से है जिन्हें मापा जा सकता है। किसी प्राणी, जीव अथवा वस्तु के मापने योग्य गुणों को जो है चर कहा जाता है। यानी कि चर वो होता है किसी वस्तु या घटना को जो है अध्ययन कर रहे होते हैं, उसी के गुणों का जो है बोला जाता है, ठीक है। किसी वस्तु या घटना का अध्ययन करना ही चर होता है, ठीक है। उसे मापा जा सकता है या गुणों की विशेषता आप कह सकते हैं, ठीक है। गुणों की विशेषता का अध्ययन करना। और शून्य परिकल्पना होती है, सांख्यिकी परिकल्पना होती है, शोध परिकल्पना होती है जिसे अल्टरनेट परिकल्पना बोलते हैं, या जो है शोध परिकल्पना को जो है वैकल्पिक परिकल्पना भी बोलते हैं, और एक नाम कार्यरूप परिकल्पना बोलते हैं। और यहाँ पे आपके समझने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सांख्यिकी परिकल्पना जो होती है दो प्रकार की होती है। शून्य परिकल्पना जो होता है, ठीक है, शून्य परिकल्पना या जो है निराकारणीय परिकल्पना, इससे जो है HO से जो है डिनोट करते हैं, मतलब कहते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। दो समूहों या चरों के बीच कोई अंतर या संबंध नहीं है, अंतर नहीं है या संबंध नहीं है, यहाँ पे बोला गया है। इतना आप काट दीजिए इसको, ठीक है, ये यहाँ से समझ में आ जाएगा। दो समूहों या चरों के बीच कोई अंतर या संबंध नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है अंतर या संबंध नहीं है, इसको याद रखना है। शून्य परिकल्पना के अंतर्गत कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। और डेटा के अंदर, और शोध परिकल्पना या वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेट परिकल्पना, ये H1 या जो है HA से इसको जो है दर्शाया जाता है। ये सिंबल आपका है, इसमें ये सिंबल होगा, इसमें ये होगा, तो इसमें जो है संबंध है बोला जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना यह बताती है दो समूहों या चरों के बीच अंतर या संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसमें बोला जाता है कि इसमें जो है अंतर और संबंध नहीं है शून्य परिकल्पना में, और जो है अल्टरनेट या वैकल्पिक परिकल्पना या इसमें बोला जाता है अंतर या संबंध है, इसमें नहीं, इसमें है। और एक ये होता है आपका, इसको भी हमने शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया है, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है प्रथम प्रकार की त्रुटि होती है, द्वितीय प्रकार की त्रुटि होती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्रथम प्रकार की त्रुटि तब होती है जब शून्य परिकल्पना सत्य होती है और असत्य मान लिया जाता है, तो यह परिकल्पना प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाती है। कहने का मतलब ये है प्रथम प्रकार की त्रुटि तब होती है जब शून्य परिकल्पना सत्य होती है और जो है हम त्रुटि बस इसको असत्य मान लेते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, तो ये जो है हमारी प्रथम प्रकार की त्रुटि हो जाती है। प्रथम प्रकार की त्रुटि को हम अल्फा जो है त्रुटि भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस त्रुटि को, प्रथम प्रकार की त्रुटि को हम अल्फा त्रुटि भी बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं शून्य परिकल्पना सत्य होती है तो हम इसे असत्य मान लेते हैं या जो है हम अस्वीकार कर देते हैं, तो ये हमारी प्रथम प्रकार की त्रुटि हो जाती है। और सेकंड प्रकार की त्रुटि ये होती है, द्वितीय प्रकार की त्रुटि जो है तब होती है जब हम शून्य परिकल्पना असत्य होती है, यानी कि जब शून्य परिकल्पना असत्य होती है और हम त्रुटि बस सत्य मान लेते हैं, यानी कि असत्य परिकल्पना को जो है हम सत्य मान लेते हैं, मान लिया जाता है, तो ये द्वितीय प्रकार की त्रुटि हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब शून्य परिकल्पना असत्य होती है यानी गलत होती है तो हम उसको जो है सत्य मान लेते हैं, सत्य स्वीकार कर लेते हैं, तो यह द्वितीय प्रकार की त्रुटि हो जाती है। और इस त्रुटि को हम बीटा त्रुटि जो है नाम से जानते हैं, बीटा त्रुटि भी कह सकते हैं, यानी कि ये द्वितीय प्रकार की त्रुटि जो है ये बीटा त्रुटि के नाम से हम इसको जानते हैं। और शून्य परिकल्पना असत्य होती है और हम सत्य मान लेते हैं, बस इसी इतना ही डिफरेंस है, आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है पेपर में। थैंक यू, मिलते हैं अगले